हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो समस्याओं का समाधान है, यानी इल्तुतमिश की जो समस्याएं थी उनका हमें समाधान करना है। इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ थी उनके संदर्भ में, और अब हम बात करेंगे समस्याओं के संदर्भ में। तो ये 7 टॉपिक लिखे हैं, इन 7 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप इन 7 टॉपिक्स को याद कर लीजिए, जिससे कि आप इनका वर्णन आसानी से कर पाओगे। जिसमें पहला है विरोधी तुर्क अमीरों का दमन, दूसरा 40वें मंडल का गठन, तीसरा है यल्दौज का दमन, चौथा है कुबाचा का दमन, पांचवा है पंजाब के खोखरों का दमन, छठा राजपूत एवं हिंदू शासकों से युद्ध और खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। ये 7 टॉपिक्स हैं, या 7 टॉपिक हैं जिनको हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विरोधी तुर्क अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा किस तरह से किया गया, उसको देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इल्तुतमिश ने आराम साहब पर निर्णायक सफलता प्राप्त की थी, फिर भी कुछ से तुर्क सरदारों ने सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था कि जब इल्तुतमिश शासक बना आराम साहब को पराजित करके, तब जो तुर्क सरदार थे वो इसको सुल्तान मानने से इनकार कर देते हैं और दिल्ली के समीप सैनिक दस्ते एकत्रित कर देते हैं। सैनिक दस्ते किसे कहते हैं? यानी सैनिकों का एक गठन या अनेक सैनिक इकट्ठे होकर और आक्रमण करने लग जाए या विपरीत खड़े हो जाए, उसे कहते हैं। इल्तुतमिश ने इन सरदारों पर अचानक आक्रमण किया और इन शक्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया। यानी इन सैनिक दस्ते थे वहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया अचानक से, और उनकी जो शक्तियाँ थी उनको छिन्न भिन्न कर दिया गया। अधिकांश विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो बचे उन्हें अधीनता स्वीकार कर ली। यानी जो बचे थे उनको तो मौत के घाट उतार दिया, यानी जो बचे थे है ना, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ को अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से ये हुआ। इससे आगे देखते हैं। फिर इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी ने के तुर्क और हिंदू सरदारों का दमन कर अधिकांश यानी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। यानी जो बचे थे उनको अपनी अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। आगे बात करते हैं 40वें मंडल का गठन। 40वें मंडल का गठन इल्तुतमिश के द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया, जिसमें 40 लोग थे, जिसे चरगान भी कहा जाता है। तो किस तरह से, तो शुरू करते हैं। तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के दृष्टि से इल्तुतमिश की बड़ी कूटनीति से काम किया। कि इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल बनाया। यानी जो अपने प्रति निष्ठावान थे, जो दास या जो सैनिक, उनको उनका एक नया दल बनाया, यानी उसको एक दल में संगठित किया गया, क्योंकि 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसलिए इसे चरगान अथवा 40 दास अमीरों का दल कहा जाता है। यानी इस मंडल में 40 लोग इकट्ठे किए हुए थे, यानी इस मंडल के अंदर 40 लोग इकट्ठे हुए थे, और उन 40 लोगों को इकट्ठा होने के कारण इसे क्या कहा गया? चरगान कहा गया। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं तीसरा। तो इसमें क्या कहा गया है? यल्दौज का दमन। ताजुद्दीन यल्दौज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। किसने? यल्दौज ने। कब भिजवाए थे? जब तुर्क सैनिक अभियान कर रहे थे, या तुर्क जो इसके विपरीत खड़े हुए थे इल्तुतमिश के, उस समय इसने राजकीय चिन्ह भिजवाए थे। हमने बात की थी उसमें कठिनाइयों में। आगे देखते हैं। चूँकि उस समय इल्तुतमिश यल्दौज से शत्रुता मोल लेने की स्थिति में नहीं था, यानी जब यह राजकीय चिन्ह भिजवाए थे उस समय शत्रुता लेने के पक्ष में नहीं था, तो उस समय उसने अपनी हार मान ली थी और इसके राजकीय चिन्हों को
ले लिया था, परंतु अपमान का प्रतिरोध लेने की ताक में रहा। तो 1215 ईस्वी में ख्वारिज़म शाह के ने यल्दौज को परास्त करके गजनी से खदेड़ दिया था। यानी यल्दौज को जो ख्वारिज़म शाह है उसके द्वारा इसे पराजित करके और दिल्ली के यानी गजनी से खदेड़ दिया गया था। फिर यह यल्दौज से भागकर लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र में अधिकार कर लिया, यानी अधिकार जमा लिया। उसका इरादा दिल्ली पर आक्रमण करने का था। अतः इल्तुतमिश ने उसका सामना किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों पक्षों पर घमासान युद्ध हुआ। जो तराइन का एक मैदान है, वहाँ पे इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और उसमें यल्दौज पराजित हुआ। इस तरह से इसका दमन किया, किसका? यल्दौज का। इसके बाद चौथा है कुबाचा का दमन। कुबाचा का दमन किस तरह से करता है? तो 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया था। पराजित कुबाचा ने उस समय इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था। इस बीच ख्वारिज़म शाह और जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज़ खां से पराजित होकर भागकर पंजाब और आ पहुँचे। उसने कुबाचा के राज्य में लूटमार की और भारी क्षति पहुँचाई। उधर मंगोलों ने भारतीय मुल्तान पर लूटमार कर क्षति पहुँचाई। इस सिद्धांत का लाभ उठाते हुए इल्तुतमिश उच्च और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। यानी जब पंजाब के क्षेत्र में ये मकबरनी और चंगेज़ खां से पराजित होकर ये भाग कर आए थे पंजाब में, तो वहाँ पे आने के कारण इसने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए आक्रमण कर लिया। तो कुबाचा निराश हो गया और उसने भागकर सिंध के दुर्ग में आश्रय लिया। यानी इससे निराश होकर कुबाचा है वो सिंध के एक दुर्ग है वहाँ पर आकर आश्रय लिया। लेकिन यहाँ भी इल्तुतमिश ने घेरा डाल दिया। 2 मास की घेराबंदी के बाद कुबाचा ने इल्तुतमिश से संधि की याचना की। इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के कहा। इसने कुबाचा को संदेह हुआ और वह भाग निकला और फिर जहाज में डूबकर मर गया। इस तरह से कुबाचा का दमन हुआ। इसके आगे पंजाब के खोखरों का दमन किस तरह से किया? तो इल्तुतमिश ने खोखरों का दमन करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। डॉक्टर पांडे ने लिखा है इस संदर्भ में कि भयंकर संघर्ष के बाद खोखरों का दमन कर दिया गया और सयालकोट, जालंधर तथा नंदना के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। यानी इसमें भी इल्तुतमिश है खोखरों का दमन करने में सफल हुआ। इसके आगे छठा है, इसको देखेंगे राजपूत एवं हिंदू शासकों से युद्ध। तो गौरी की मृत्यु के बाद राजपूत एवं हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे थे, क्योंकि अल्प शासन काल में उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने का समय नहीं मिल पाया था। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी तक विभिन्न समस्याओं से घिरा रहा, परंतु इसके बाद राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत के मिलाने का कार्य किया। जिस तरह से ऐबक ने किया था उसी तरह से। तो 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1230 ईस्वी में इसने जालौर, अजमेर और बयाना, तहनगढ़ इन क्षेत्रों में आक्रमण किया और इसके अलावा सामर को भी जीत लिया था। इनमें कुछ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और कुछ से वार्षिक कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया, यानी उन शर्त पर छोड़ दिया गया। इसके अलावा इसने 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण कर मंगलदेव था, कहाँ का? ग्वालियर का शासक, वो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद 1233-34 ईस्वी में नागदा के गुहिलोत और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध सैनिक अभियान किए, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पे इसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। कब? 1233-34 में। किस के मध्य? एक तो नागदा के गुहिलोत के मध्य और गुजरात के सोलंकियों के मध्य एक सैनिक अभियान किया था, उसमें इसे असफलता प्राप्त हुई थी। इसके बाद 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया, तो वहाँ पर भी इसे
सफलता मिली। इसके अलावा नवै खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना, जो लास्ट है इसको भी देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश कानून के हिसाब से उसका राज्य अधिकार निर्बल था। जो हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो खलीफा का पद था वो एक ही महत्वपूर्ण न माना जाता था, क्योंकि वो दास का दास होने के कारण उसे राज्य अधिकार थे वो कम थे। इसी कारण क्योंकि वह एक दास का रह चुका था, अतः उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी एवं शासनाधिकारी माना जाता था, उससे अपने राज्य का वैधानिक मान्यता प्राप्त करने का निवेदन किया। किसके? जो मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था। धर्माधिकारी यानी धर्म के बारे में सर्वश्रेष्ठ वक्ता या सर्वश्रेष्ठ जानने वाला खलीफा, जो धर्म गुरु होता था उसे खलीफा कहा जाता था। अल इमाम मुस्तिफ बिल्ला ने, यानी उस खलीफा का क्या नाम था? अल इमाम मुस्तिसिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया और उसने नासिर अमीर उल मोमिनीन इसकी उपाधि धारण की। किसने? खलीफा ने, जिसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक। किसका? नासिर अमीर उल मोमिनीन का अर्थ होता है। इसकी उपाधि इसने प्रदान की तथा इसके लिए किल्लत यानी जो पोशाक होती है वो भी भेजी थी। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा, जिसका नाम क्या था? अल इमाम मुस्तिसिर बिल्ला। इस तरह से इसकी वो आगे खलीफा की सर्वकृति से उसका वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा, धर्म की अवहेलना की सम्मान हो गई। अब उनका मुँह बंद हो गया जो आलोचनाएं करते थे कि यह तो दास का दास है। इस तरह से अब होती है लास्ट फाइनल इसकी मृत्यु। तो इल्तुतमिश की मृत्यु किस तरह? तो बयाना अभियान के समय इल्तुतमिश बीमार हो गया था, उसके बाद वह ठीक नहीं हो सका और 1236 ईस्वी में उसका अंतिम संस्कार हुआ। कभी 1236 ईस्वी में, जो छोटी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इस तरह से हमने बात की है। सबसे पहले बात की थी हमने ये क्वेश्चन देखा था इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन, उनका समाधान करने में वह कहाँ तक सफल रहा इसके स्पष्ट। सबसे पहले हमने कठिनाइयाँ पढ़ी थी, प्रारंभिक जीवन पढ़ लिया है और इसके बाद हमने इसकी कठिनाइयाँ पढ़ लिया है। जो ये 6 टॉपिक दिए हुए थे इनको एक एक करके पढ़ा हमने। इसके बाद हमने पढ़ा इसके समाधान, इन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया। इस तरह से आज हम एक टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। इससे आगे आप ही और नोट्स प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन होके और नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके हमारे को मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू।